प्रिय मित्रों, मैं शालीन समदर्शी आप सभी का यथोचित अभिवादन करता हूँ। इससे पहले कि हम अपने विषय पर कोई विशेष टिप्पणी करें, आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि अपने जीवन में कम से कम एक बार आप सभी लोग भारतीय संविधान का अध्ययन अवश्य करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इस पहले अनुच्छेद से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के न्याय की प्रकृति, भारत के शासन की प्रकृति और भारत के प्रशासन की प्रकृति भारतीय तो नहीं लेकिन पाश्चात्य अवश्य होगी। यही आज तक माननीय हाई कोर्ट हों, माननीय सुप्रीम कोर्ट हों, उनके निर्णयों से भी परिलक्षित होती है। अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा, सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। जल्लीकट्टू पर उससे थोड़ा सा और पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जो टोटली लोगों की सामान्य इच्छा के विरुद्ध था। फिर भी उन्होंने अपने जजमेंट दिए, जिस पर जजमेंट देने का वास्तव में उनका कोई अधिकार नहीं था। किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस यह डिज़र्व नहीं करते, न ही उनके पास यह राइट है कि किसी भी धर्म के व्यक्तिगत मुद्दों पर वह अपनी टिप्पणी कर सकें। जहाँ पर तो करना चाहिए वहाँ पर वो नहीं करते। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझें कि 2018 में अश्विनी उपाध्याय जी ने एक PIL डाली, जो पॉलीगैमी, जिसे बहुविवाह कहते हैं, हलाला है और अनेकानेक उससे संबंधित मुद्दे हैं, उन्होंने डाला। वो PIL भी 5 जजेज की बेंच को सौंप दिया गया। वह बेंच आज तक नहीं बनी और उस बेंच पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अभी हमारा ख्याल है कि 13 अप्रैल 2023 को ही होमोसेक्सुअलिटी पर एक PIL दाखिल की गई। 18 अप्रैल को उस पर 5 जजेज की बेंच बैठ गई और उस पर निर्णय होने लगे। उस पर बहस चल रही है। उम्मीद है कि निर्णय भी जल्द ही आएगा, विशेष विलंब तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कि हम होमोसेक्सुअलिटी पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, जरा इसको हम समझ लेते हैं कि दुनिया इसके बारे में क्या सोचती है और भारत इसके बारे में क्या सोचता है। शुरुआत हम भारत से ही करना चाहेंगे, क्योंकि भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। तो मनुस्मृति के 11वें अध्याय के 67वें श्लोक में इसका जिक्र हुआ है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि वह व्यक्ति जो अपने आप को होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करेगा, उसको उसके कास्ट से या उसकी जाति से उसको बाहर कर दिया जाएगा या उसको बाहर कर दिया जाना चाहिए। अर्थात यह सिद्ध हो जाता है कि भारतीय सामाजिक परंपराओं में ऐसे संबंधों को निश्चित रूप से प्रश्रय नहीं दिया गया है जो वास्तव में बैरन होते हैं या निरर्थक होते हैं, जिसका कोई फल नहीं होता है। आप स्वयं कल्पना करें कि 2 पुरुष यदि आपस में विवाह संबंध स्थापित करें या 2 स्त्रियां यदि आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करें, तो उसका औचित्य क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, वो हमें दे क्या सकते हैं, और क्या वे प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को धता नहीं बताते? ऐसे संबंधों की आवश्यकता ही क्या है जो वास्तव में प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल हैं। और यदि प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल हैं तो उनको किसी भी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ऐसे लोग साइकोलॉजिकली सिक हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली सिक मेंटेलिटी के हो सकते हैं। उनका मनोवैज्ञानिक उपचार किए जाने के बजाय उनको हम विशेष प्रकार के अधिकार देना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से दुखद है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग 4 और जज बैठ करके जाने किस किस तरह की, जाने कहाँ कहाँ का ब्रह्म ज्ञान वो हम सभी लोगों के समक्ष परोस रहे हैं, जिसका वास्तव में न कोई सर है न कोई पैर है। उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझें, भारत के चीफ जस्टिस ने कहा कि योर जेंडर कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर जेनिटल्स। मतलब आपके जेनिटल्स के बेसिस पर आपके लिंग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो भैया, आप किस आधार पर हमारे लिंग का निर्धारण करेंगे? वह कौन सा आधार है? तो वो कहते हैं कि ये एक सोच है। अगर कोई पुरुष यह सोचता है कि वह एक स्त्री है, तो हमें यह मानना चाहिए कि वह एक स्त्री है। और यदि कोई स्त्री यह सोचती है कि वह एक पुरुष है, तो वास्तव में उसका जेंडर फीमेल नहीं, हमें उसे एक मेल के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। यह परंपरा आई कहाँ से? यह परंपरा आई है अमेरिका से। अमेरिका ही वह देश है जिसने या जहाँ पर सबसे पहले 2 लोगों ने सेम सेक्स मैरिजेस की। तो यह बुराई
इम्पोर्टेड है, आयातित है। निश्चित रूप से हमारे देश में भी इस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाते रहे हैं, लेकिन इन्हें सामाजिक मान्यता तो बिल्कुल नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के दरमियान एक वकील ने नीरो का एग्जाम्पल दिया। नीरो जो एक रोमन सम्राट था, उसने 2 बार इस प्रकार की शादी की। अब नीरो के विषय में कहा जाता है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, अर्थात एक बेपरवाह शासक, एक लापरवाह शासक जिसको अपने राज्य की चिंता नहीं थी, तो उसको मानवता की चिंता कहाँ रही होगी, उसको प्रकृति की चिंता कहाँ रही होगी, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि दुनिया कहाँ है कहाँ नहीं जा रही है। उसको तो अपनी बहशी आदतों की संतुष्टि के लिए ही प्रयास करना था, फलतः उसने किया। और यदि कोई 1 व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति या 100 व्यक्ति या 1000 या कोई भी संख्या हो सकती है, यदि प्रकृति के नियमों का अनुपालन न कर रहे हों तो हमें उनका इलाज करना चाहिए, न कि हमें उन्हें मान्यता दे देनी चाहिए कि ठीक है, जब बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं तो इसे ही हम सत्य मान लेते हैं। यदि सारी दुनिया के लोग यह कहने लगें कि सूर्योदय पूरब से नहीं पश्चिम से होता है, तो क्या हम यह अपने संविधान में या भूगोल की पुस्तकों में या फिजिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में या एस्ट्रोलॉजी में हम यह पढ़ाना शुरू कर दें कि सूर्योदय पूरब में नहीं पश्चिम में ही होता है? निश्चित रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी के केस में भारत की जुडिशियरी में इस समय तो यही हो रहा है। खैर, इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट में ही सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर की मीनिंग है कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो होगी वो अपना काम करेगी, उसका काम संविधान बनाना है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का अपना काम होगा, उसका काम ये है कि वह संविधान का अनुपालन कराएगी। जुडिशरी का काम क्या है कि जो भी विधान बना, जो भी कानून बना, उसकी व्याख्या करना और लोगों को न्याय देना है। लेकिन इस केस में, जिसमें कि यदि हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी यदि हम गे मैरिजेस को या होमोसेक्सुअल मैरिजेस को हम लोग प्रमोट करें या इसको हम वैलिड मान लें या इसको हम वैधता प्रदान कर दें, तो 160 ऐसे कानून हैं जिन्हें हमें रद्द करना पड़ेगा या जिनमें हमें फेरबदल करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारे पर्सनल राइट्स भी हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से संबंधित भी चीज़ें हैं, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है उससे भी संबंधित चीज़ें हैं, या क्रिश्चियन से भी संबंधित चीज़ें हैं। तो तीनों ये जो मुख्य मजहब हैं, इनसे संबंधित जो पर्सनल लॉज हैं उनमें हमको संशोधन करना पड़ेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी जो 5 लोगों की जूरी है, क्या 160 कानूनों को एक ही बार में वो परिवर्तित कर सकते हैं? क्या उनमें यह क्षमता है? और यदि वो ऐसा करने की कल्पना भी कर लें तो क्या संसद क्या करेगी? फिर विधानसभाएं क्या करेंगी? तब तो हमारा ख्याल है कि निरस्त कर देना चाहिए संसद को भी और विधानसभा को भी। इनकी आवश्यकता ही क्या है? लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा कुछ समझ में आया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि तुषार मेहता जी हैं, तुषार मेहता जी ने जब अपने तर्क रखे और अनेक कानूनी बाध्यताओं का जब उन्होंने जिक्र किया, और किरेन रिजिजू जो कि इंडिया के लॉ मिनिस्टर हैं, उनका भी जब सख्त स्टेटमेंट आया सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत सारे जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके माध्यम से जब बहुत प्रकार से विरोध किया गया, और हाँ, इस्लामिकों का भी जब खास तौर पर विरोध हुआ, तब हमारा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से समझ में आया होगा कि यह विषय खतरे से खाली नहीं है और इसमें संशोधन करना ठीक नहीं है, ये जैसा है इसे चलने दिया जाए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता जी से यह निवेदन किया कि इन लोगों को भी कुछ अधिकार प्रदान कर दिए जाएं, जब तक कि इनको विवाह की मान्यता या इनके संबंधों को वैवाहिक श्रेणी में नहीं लाया जा रहा है, तब तक इनके लिए कुछ न कुछ तो फेवर किया ही जाना चाहिए। इस पर तुषार मेहता जी ने कहा कि निश्चित रूप से हम लोग इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो यह आज का हमारा सब्जेक्ट था, जो कि मैं नहीं कह सकता कि रोचक है, रोचक तो नहीं, इस विषय को हम विध्वंसक कह सकते हैं, हम लोगों के बीच में आया अभी। और हाँ, एक और ख़ास बात है कि एशिया महाद्वीप में अभी सिर्फ एक ऐसा देश है जहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को मान्यता दी गई है। हमारा ख्याल है कि वो देश ताइवान है। बाकी यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में
इस प्रकार के संबंधों को जायज़ ठहराया गया है, जो कि किसी भी प्रकार से नैतिक नहीं है। यदि हमारे समाज में, यदि हमारे व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाए, उदाहरण के लिए HIV कोई पॉजिटिव हो जाए, कैंसर से ग्रसित हो जाए, हेपेटाइटिस बी की लास्ट स्टेज में हो, कोविड पॉजिटिव हो, तो हमें इसको लीगलाइज करने के बजाय, इसको एक ऑर्डिनरी चीज़ मान लेने के बजाय हमें इसका इलाज करना चाहिए। इसी प्रकार से समलैंगिकता भी वास्तव में एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक बीमारी है, जिसका इलाज करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। मैं आप सभी का हृदय तल से बारंबार धन्यवाद करता हूँ।